हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने डी ब्रोगली का कंसेप्ट एंड हजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है और उसके ऊपर के हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ये यूनिट पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के स्टेज में हैं। हम लोगों को पता है कि बोर का भी मॉडल था जिसने हमें बहुत सारी हेल्प की। बोर के मॉडल के हिसाब से एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं या फिर ऑर्बिट्स भी कहते हैं। एंड ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर अरेंज किए जाते हैं। दैट इज हेडिंग हम लोग दे सकते हैं कंसेप्ट्स ऑफ शेल्स एंड सबशेल। शेल्स एंड सबशेल का कंसेप्ट क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं शेल्स। शेल्स का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी को हम लोग शेल्स कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं या फिर स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एंड एनर्जी लेवल्स भी हम लोग इन्हें कहते हैं। नाउ अगर हम लोग शेल्स की बात करते हैं तो जो शेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो वी नो दैट कि दीज आर द सर्कुलर पाथ्स। ये क्या है, सर्कुलर पाथ्स है अराउंड द न्यूक्लियस। एंड शेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेल्स में हमें एक चीज़ पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ये आपको पता चला तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होता है। एंड ये जो शेल्स होते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या है, ये आज आएगा ही आएगा। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन। एंड शेल की जो वैल्यू होती है, मतलब n की जो वैल्यू होती है, इसे हम लोग देते हैं इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 अगर है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले शेल में प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा। ये जो शेल्स है इन्हें हम लोग लेटर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट कराते हैं। एंड ये लेटर्स है K L M N O एक्सेट्रा। वेयर के शेल का मतलब क्या, के शेल का मतलब होता है जहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, मतलब पहला ही शेल। l मतलब जहाँ l की वैल्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। m थर्ड वाला शेल जहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। n क्या हो गया, फोर्थ वाला शेल n की वैल्यू 4। अगर o की बात करते हैं तो n की वैल्यू जो रहेगी ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नाउ ये जो शेल्स है, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं ये भी हम लोगों को समझना है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल आर इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर। देखिए काफ़ी काम का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो ट्वाइस n स्क्वायर के बराबर रह सकता है। तो इसका मतलब ये कि के शेल की अगर आप लोग बात करते हैं जहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ट्वाइस n स्क्वायर के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो आंसर कितना रहेगा, 2। मतलब पहली वाली शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। अगर आप L शेल में जाते हैं जहाँ पर n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप m में जाते हैं जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18। अगर आप n शेल में जाते हैं जहाँ पर n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4, तो सर 2 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 32। इस तरीके से आगे आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे। तो शेल क्या है ये हम लोगों ने अब समझा। शेल मतलब क्या, न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं उन्हीं को हम लोग शेल्स कहते हैं। दैट आर नथिंग बट द ऑर्बिट्स, दीज आर नथिंग बट द स्टेशनरी स्टेट्स ऑल्सो। एंड इन शेल से हम लोग क्या पता करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल n।
एंड n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी इंटेजर हो सकती है। शेल्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स लाइक K L M N O इस तरीके से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो ट्वाइस n स्क्वायर के बराबर। तो उसके हिसाब से फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18, फोर्थ वाले में कितना रहेगा 32 रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेल। अब हम लोग चलते हैं अबाउट द सब शेल्स। एवरी शेल, देखिए मेन शेल, every shell is divided into subshell. Every shell is divided into the subshell and ये जो subshells होता है, subshells represents azimuthal quantum number। azimuthal quantum numbers का इस्तेमाल करके हम लोग subshells को represent करा सकते हैं। एंड number of subshells in shell is always equal to value of n। देखिए एक शेल में सब शेल कितने रह सकते हैं, तो जितनी n की वैल्यू रहेगी उतनी। इसका मतलब क्या, जब n इक्वल टू 1 है तो शेल आपके पास जो रहेगा वो शेल कौन सा हो जाएगा k, उसमें सब शेल कितना रहेगा एकच, सब शेल नंबर्स कितना रहेगा एकच रहेगा। n इक्वल टू 2 अगर कर देते हैं तो सर ये L शेल हो गया, इसमें नंबर ऑफ सब शेल कितने रहेंगे 2। तो सर सब शेल होते कौन से हैं, बरा ना, सब शेल होते कौन से हैं, सब शेल को आप लोग डेसिग्नेट कैसे करेंगे, तो सब शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स SPDF, बाय द लेटर्स SPDF। ये जो 4 वर्ड है it comes from the sharp, P stands for principal, D stands for diffuse and F stands for fundamental। ये 4 वर्ड से SPDF ऐसे हम लोग सबशेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम लोगों ने ये पता किया कि पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल रह सकते हैं, तो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। नाउ ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात हमने यहाँ पर की, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय l। एंड l से, l की वैल्यू से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द l हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में होगा। ये कैसे पता चलेगा, देखिए अगर आपके पास वैल्यू ऑफ l है, सपोज l इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में जो सबशेल होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय s। l की वैल्यू अगर 1 है तो ये होता है p, l की वैल्यू 2 है तो ये होता है d, l की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा f, अगर 4 हो जाए तो इसे हम लोग g कह देते हैं। हालांकि उतने इलेक्ट्रॉन्स अभी तक भरने की ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये हो जाते हैं सबशेल, जिन्हें आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, S, P, D एंड F। S के लिए L की वैल्यू कितनी है 0, P के लिए L की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, D के लिए कितनी आ गई 2 आ गई। एंड देन अगर हम लोग F की बात करते हैं तो F के लिए L की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको ये पता चला कि शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सबशेल एंड पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल होते हैं ये भी हमें पता चला। हम लोग उन्हें डेसिग्नेट कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। अगर हम लोग एक टेबल बना दें दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यू कैन से प्रिंसिपल शेल, तो प्रिंसिपल शेल जो होते हैं वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स K, L, M, N इस तरीके से। इस केस में आप लोगों को एक चीज़ और पता है, वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए क्या रह जाएगी 4। एंड अगर हम लोग नंबर ऑफ सबशेल्स की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ सबशेल्स है वो क्या होते हैं, तो सर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मतलब ये कि K शेल में कितना सबशेल होना चाहिए 1, L में कितना 2, M में कितना 3 एंड N में कितना होना चाहिए 4। तो इसे डेसिग्नेट कैसे करेंगे,
डेसिग्नेशन ऑफ सब शेल, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे आप लोगों को एक और चीज़ मैंने बताया था कि L की वैल्यू अगर 0 है तो वो सब शेल कौन सा S, L इज इक्वल टू 1 है तो वो क्या होता है P, L इक्वल टू 2 होता है तो वो क्या होता है D, L इक्वल टू 3 है तो वो क्या हो जाता है F। इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए पहले वाले शेल में कितने सब शेल है, एक कच है, वो एक कच सब शेल को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय ऐसे 1, ये तो हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एंड पहले वाले शेल में सिर्फ S ही सब शेल होता है, इसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1S से। नाउ सेकेंड वाले शेल में चलते हैं, तो सेकेंड वाले शेल में सब शेल कितने होने चाहिए, 2, उसमें से एक जो होता है S, पहला हमेशा S होता है हर एक लेवल में, तो S के बाद इसमें दूसरा होता है P। देखिए 2 सब शेल हो गए, सर इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को पुट करिए, मतलब सेकेंड लेवल का जो S है, S सब शेल है, इसे आप लोग 2S कहेंगे। एंड P सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2P से। इसका मतलब थर्ड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर 3S एंड 3P से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद एक और बचा है, यहाँ पर टोटल सब शेल कितने होने चाहिए, 3, तो S और P के बाद किसका नंबर आ रहा है, D, तो ये हो जाएगा 3D, ऐसे डेसिग्नेट करते हैं। देन n इक्वल टू 4 अगर है तो सर इसे हम लोगों के पास कितने सब शेल में डिवाइड करना पड़ेगा, 4, इसमें से 3 तो आपके पास आ गए, उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4S 4P 4D, एंड चौथा वाला होता है 4F। अगर 5 है तो हम लोग यहाँ पर F के बाद G भी लगाते हैं, 6 है तो H भी लगा सकते हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। किसी भी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 × 2 L+1, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप लोग S सब शेल में कैलकुलेट करना चाहे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो L की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है, L इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो ये तो हो गया 0, 0 + 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब S सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल सकते हैं आप लोग, 2। अगर हम लोग P की बात करें तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सर 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 6। P सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो फिर D में कितना, सर D में L की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 4 + 1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 10। F में अगर देखें तो सर F में L की वैल्यू होती है 3, सो देयरफॉर 2 × 3 6 + 1 7, 7 × 2 = 14। तो किसी भी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिया जाता है, बाय द फॉर्मूला 2 × 2 L+1 है। तो S की कैपेसिटी आपको मिल गई 2 इलेक्ट्रॉन की, P की कैपेसिटी 6 की, D एंड F की कैपेसिटी रिस्पेक्टिवली कितनी है, 10 एंड 14 है। तो शेल एंड सबशेल क्या है ये हम लोगों ने समझा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनका नॉलेज हमें बहुत सारी हेल्प करता है। अब चलते एक नए कंसेप्ट की तरफ जिसका हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सर अब ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल? जस्ट इमेजिन आप लोगों ने अभी तक ये समझ के रखा है कि सर ये अगर न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन रहने वाली जगह जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, बराबर है, ठीक है। अब ऑर्बिट की थिकनेस को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करा देता हूँ। ये है इतना एरिया ऑर्बिट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट मानते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। कैसे, देखिए जब आप न्यूक्लियस से यहाँ तक स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद एकदम फिक्स डिस्टेंस पे मिलता है। जैसे फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये होती है एट द डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस।
हाइड्रोजन के केस में। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम तो रहे हैं, न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इतने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं है, होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं होगा। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आपको दिखेगा तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड हो सकता है। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? देखो, थ्री डायमेंशनल रीजन इन अ स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। देखिए, इलेक्ट्रॉन मिलने की जगह जहां पर है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब अब एटम का स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया। हाँ सर, ये तो शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब ये कि थ्री डायमेंशनल रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम लोग ऑर्बिट की बात करते हैं तो हम लोगों ने इसके पहले ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है। तो ऑर्बिट्स हैव वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, राइट। ये क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स है। इसका मतलब इनका शेप बिल्कुल फिक्स है। ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ऑर्बिटल क्या है, यह अभी हम लोगों ने पढ़ा। It is three dimensional region in the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। हर एक ऑर्बिट में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्वाइस n स्क्वायर। अगर ऑर्बिटल में आप लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सिर्फ 2 ही। नाउ यहाँ पर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो इट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग का कहना क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप लोग उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एंड उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मीन्स ना तो पोजीशन ना तो वेलोसिटी, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हम दोनों चीज़ें पता कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन बस यहीं पर ही है, बराबर है ना। लेकिन अगर ऑर्बिटल की बात करें तो इट इज इन अकॉर्डेंस विथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, राइट। नाउ अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करें तो जो ऑर्बिटल का शेप होता है, इसका ऑर्बिट का जो शेप है वो कैसा होता है? फिक्स शेप होता है। लेकिन इनका शेप कैसे होता है? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड ये अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग हो जाएगी। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है ये बोर मॉडल को फॉलो करता है। ऑर्बिट का कंसेप्ट किससे फॉलो करता है? बोर मॉडल को। लेकिन ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट आया, इट कम्स फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। ना क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम का मॉडल दिया था, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे जो है मॉडल, उसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या सर? क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जिसमें हम लोग अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स की। क्वांटम मैकेनिक्स ये थ्योरेटिकल साइंस है, इसे दिया था बाय 2 साइंटिस्ट, जिसमें से एक है हाइजेनबर्ग
राइट। एक है हजनबर्ग और दूसरा जो होता है वो होता है स्क्रोडिंगर। इन दोनों ने एक इक्वेशन मिलाकर एक इक्वेशन दिया जिसे क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन कहते हैं, सिंपली स्क्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं। एंड स्क्रोडिंगर इक्वेशन आपको फिजिक्स में आएगा ही आएगा, केमिस्ट्री में हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, लेकिन उसी के बेसिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कैसे पोजीशन में है, राइट, कौन से सबशेल में है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए फिर धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स के तरफ, जिसमें एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं क्वांटम नंबर्स की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंट्रेंस के हिसाब से। अब क्वांटम नंबर्स क्या है, तो क्वांटम नंबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स which identify the state of an electron, the energy associated with it and specify its location, specify its location around the nucleus, around the nucleus। देखिए क्वांटम नंबर्स क्या है, तो क्वांटम नंबर्स मीन्स व्हाट, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स which identify the state of an electron, the energy associated with electron with it and specify its location around the nucleus। मतलब ये कि क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलेगा, तो क्वांटम नंबर से आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सबशेल में है एंड कौन से ऑर्बिटल में है। मीन्स ये पूरी कंडीशन अगर समझनी है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा एटम के अंदर, तो आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। ना क्वांटम नंबर्स की अगर बात करें तो क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बाय एन। दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है इसे हम लोग कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एल। तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है, राइट। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से और इसे रिप्रेजेंट किया गया है बाय ml से, राइट। तो ml एंड m में कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड चौथा जो होता है उसे सिंपली स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं या फिर इसे आप लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जिसे s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लोग इसे ms से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, हाँ, ऑर्बिट सबशेल में डिवाइडेड है एंड सबशेल किस में डिवाइडेड है, ऑर्बिटल में। तो किसी भी ऑर्बिटल की एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको पता करनी है तो ये 3 क्वांटम नंबर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में होगा, कौन से सबशेल में होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा, पता चल जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट स्पिन कैसे होगा, ये पता करने के लिए हमें चौथे क्वांटम नंबर की भी स्टडी करनी होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग पूरे क्वांटम नंबर्स को एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बराबर समझेंगे। पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर आप बात करते हैं तो इट इज डेसिग्नेटेड बाय द लेटर n एंड ये आप लोगों को क्या बताता है, ये आप लोगों को बताता है कि किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये आप लोगों को सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देता है
कि किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये आप लोगों को बताता है डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है ये आप लोगों को बताता है। एंड एक और इंफॉर्मेशन आपको ये मिलती है कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, आप लोगों को एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ये हमें शेल्स रिप्रेजेंट कराता है। एंड एन की जो वैल्यू होती है ये होती है इंटीजर टाइप 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इन्हें आप लोग रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑल्सो। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय लेटर k। जब n इक्वल टू 2 होता है तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय l। 3 होगा तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय m। 4 होगा तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय n। राइट, मीन्स सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये क्या हो गया चौथा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग इन्हें n की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये देखिए n इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इन्हें हम लोग लेटर्स से भी डेसिग्नेट कर रहे हैं, दैट इज k l m एंड n, इस तरीके से। तो n की वैल्यू आपको क्या बताती है, सपोज n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में होगा, L में होगा। देखिए बराबर है, L शेल के अंदर होगा। नाउ दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में है तो आप लोगों को एक और चीज पता चल जाती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। सेकेंड वाले शेल में डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग यहाँ से आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट ये भी इंक्रीज होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर पहली वाली शेल में ही प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के क्लोज है और उसकी एनर्जी मिनिमम है। लेकिन अगर वो आखिरी वाले शेल में होगा तो ऐसे केस में न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है एंड उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें मिलती है किसके द्वारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के द्वारा। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ के रखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ये हमें कैसे पता चलता है, तो इट इज गवर्न बाय द रूल ट्वाइस एन स्क्वायर। राइट, ट्वाइस एन स्क्वायर ये रूल हमें बताता है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आप लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। राइट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये दिया था, इसे रिप्रेजेंट किया था बाय द लेटर L। नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसे आप लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हो, इसे आप लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, इसे आप लोग रेसिडुअल क्वांटम नंबर भी कहते हो, इसे आप लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं एंड इसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं। राइट, नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर L एंड ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इससे हम लोगों को एग्जैक्ट क्या पता चलता है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू विच सबशेल एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। देखिए कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है। मतलब जो शेल्स है ये शेल्स किस में डिवाइडेड हो गए, सब शेल में डिवाइडेड हो गए, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो जो वैल्यू ऑफ L होती है इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ N। L की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है, N के ऊपर डिपेंड होती है एंड L की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 2 3 एक्सेट्रा अप टू n-1
तक, n-1 तक हो सकता है। मतलब क्या, सपोज करिए कि n इज इक्वल टू 2 है तो l की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, एक होगी 0 और एक क्या होगी 1 होगी। तो l की जो वैल्यू है ये n के ऊपर डिपेंडेंट होती है एंड हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएगा, ये सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको मिलने वाली इंफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, द सबशेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ये देखिए, इसमें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, हम लोगों को एक चीज़ पता हो गई कि जो L की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, N के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में जो सबशेल्स होते हैं, इन सबशेल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज S, P, D एंड F ऐसे लेटर से। और ये लेटर कहाँ से आते हैं, तो S कम फ्रॉम द शार्प, P कम फ्रॉम द प्रिंसिपल, राइट। देन इसके बाद D कम फ्रॉम द डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज से आता है। एंड F कहाँ से आया था, ये बताया है मैंने, फंडामेंटल से, राइट। तो इन वर्ड से ये लेटर लिए गए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि सर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, तो कैसे, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द L। तो वैल्यूज ऑफ L जो होगी उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। सबशेल in which इलेक्ट्रॉन may be present और may present, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। जब L की वैल्यू 0 होती है, L की वैल्यू जब 0 होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिलोंग करता है S सबशेल को। जब L की वैल्यू 1 होती है तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है P सबशेल को। जब L की वैल्यू 2 होती है तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है D सबशेल को। जब L की वैल्यू 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा F सबशेल को। अगर 4 है कभी तो वो किस में बिलोंग करेगा, G सबशेल में, राइट। तो ये पहली इंफॉर्मेशन जो कि मैंने पहले ही बताई थी आपको, द सबशेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग। तो कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये हमें कैसे पता चल रहा है, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द L पता चल रहा है। हमें दूसरी जो इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर वो मिलती है द नंबर ऑफ सबशेल्स इन शेल। एक जो शेल होता है उसके अंदर कितने सबशेल्स होते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, किसके बराबर, वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये कि जब n इक्वल टू 1 है तो सबशेल कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें कितना सबशेल रहेगा, 2 रहेगा। n इक्वल टू 3 है तो उसमें कितने सबशेल मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज करिए आप लोग पहले बनाते हैं कॉलम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शेल्स हो गए, एंड ये क्या हो गए, शेल्स। कौन कौन से हो सकते हैं, K, L, M, N, O हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू ऑफ n भी पता है, हाँ सर, K के लिए 1 होगा, L के लिए 2 होगा, M के लिए 3 होगा, N के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोग सोचो, आप लोगों के पास L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, जिसे हम लोग कह सकते हैं परमिसिबल वैल्यूज ऑफ L क्या क्या हो सकती है। सोचिए जरा, सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, L की वैल्यू हम लोगों ने पहले पता की है कि कितनी रह सकती है, तो 1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, राइट। यहाँ से चालू होती है L की वैल्यू। अगर मैंने कभी आपको 1 से बताई होगी तो याद रखेंगे, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा कहाँ पे खत्म होती है, n-1 पे। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। एक कच वैल्यू आ गई, परमिसिबल वैल्यू ऑफ L की क्या हो गई, 0। यहाँ पर कितने वैल्यूज आनी चाहिए, 2। तो ऑब्वियसली पहली होगी 0, दूसरी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 3। तो इसका मतलब 0, 1, 2 होगा।
अगर हम लोग n इक्वल टू 4 में जाते हैं तो कितनी वैल्यूज मिलेगी? 4। 0 1 2 3, ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 4 वैल्यूज हो गई। इस तरीके से हम लोग L की वैल्यूज निकालते हैं। नाउ L की वैल्यूज अगर निकालते हैं तो अब आप लोगों के पास पॉसिबल शेल क्या होंगे? अरे पॉसिबल सब शेल्स कौन से होंगे? तो आप लोगों को पता चल जाएगा एंड आप लोगों को यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और मिल जाएंगी कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन द शेल कितने होते हैं? इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द n। अब देखिए पॉसिबल सबशेल कौन से? 0 है, L की इज इक्वल टू 0 है, मतलब कौन सा सबशेल? S, बराबर है। इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे आप लोग 1s के द्वारा रिप्रेजेंट करा सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? 1s कर सकते हैं, ठीक है, आगे करेंगे। यहाँ पर कितने? 2 सबशेल है, तो सर L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1। L इक्वल टू 0 मतलब S एंड L इक्वल टू 1 मतलब P हो गया। सर फिर यहाँ पर 0 1 2 है, मतलब ये कि यहाँ पर S और P तो आ गया। 2 किसके लिए? D सबशेल के लिए। देन उसके बाद 0 1 2 3 है, मतलब S P D और उसके बाद कौन रहेगा? F रहेगा। तो अब नंबर ऑफ सबशेल को देखिए। पहले शेल में जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो सबशेल कितना आ गया? 1, और कौन सा? SH रहेगा। दूसरे शेल में सबशेल कितने रहेंगे? 2 है, उसमें से एक है S और एक क्या है? P है। तीसरे शेल में कितने सबशेल आएंगे? 3 आएंगे, S P D। सर S पहली लेवल से आगे सब में है, हाँ। P सेकेंड लेवल से स्टार्ट हो रहा है, सब में रहेगा। D थर्ड लेवल से स्टार्ट हो रहा है, आगे सब में रहेगा। अगर हम लोग 4th लेवल में जाते हैं तो कितने सबशेल आ गए? 4। यहाँ पर चौथा कौन सा सबशेल इंट्रोड्यूस हो गया? F, मतलब 4 के बाद आगे जब बढ़ोगे तो आपको F मिलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं और वो कौन से हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबशेल को प्रॉपर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर हमें कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की केस में L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 2 है एंड N इक्वल टू 3 है, तो ये कौन से सबशेल को बिलोंग करेगा? तो सर n इज इक्वल टू 3 है और L इज इक्वल टू क्या है? 2 है, तो सर ये हो गया D और ये क्या है? 3, मतलब क्या हो जाएगा आंसर? 3D। मतलब क्या? थर्ड वाले लेवल का D सबशेल, थर्ड वाले लेवल का D सबशेल। सपोज कभी n इक्वल टू 4 कहता है एंड L इक्वल टू 0, तो इसे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4s से। मतलब ये कि सबशेल को रिप्रेजेंट कराना है तो सबशेल जो आ रहा है उसके पहले हम लोग वैल्यू ऑफ द n पुट कर रहे हैं। सपोज कभी n इक्वल टू 2 कहता है एंड L इक्वल टू 1 कहता है, तो L इक्वल टू 1 किसके लिए आता है? P के लिए आता है, तो ये कौन सा सबशेल हो गया? 2P हो गया। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। इसमें तीसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये माना जाता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी बताता है कि कैसे ऑर्बिटल का शेप होना चाहिए। S P D इन सब का शेप हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ही है। एंगुलर क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये हमें एक और इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड करता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, इसके हिसाब से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो L इज इक्वल टू H अपॉन ट्वाइस पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। देखिए H और पाई ये तो आप लोगों को पता ही है एंड L क्या है? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो इसका मतलब ये कि फॉर S इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन S सबशेल में प्रेजेंट है तो L की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये क्या हो जाता है? 0। नाउ अगर ये P में होता तो ऐसे केस में आप लोगों के पास L की जो वैल्यू आती वो क्या हो जाती? तो सर जब इलेक्ट्रॉन P में है तो L इक्वल टू 1 है, मतलब ये देखिए यहाँ पर H अपॉन 2 पाई ये तो है, स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है? तो 1,
इंटू 1 + 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या 2 हो जाता। अगर ये इलेक्ट्रॉन डी सबशेल को बिलोंग करेगा तो ऐसे केस में L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा सोचिए, तो h/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सर 2 इंटू 2 + 1 मतलब कितना 6 आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे हम लोगों ने कहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, आप लोगों को एक और नाम मैंने बताया था, इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। इसे आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ml से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इससे हमें क्या पता चलता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है कि इट हेल्प टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ जीमन इफेक्ट। आप लोगों ने कभी ना कभी जीमन इफेक्ट का नाम इसी यूनिट के अंदर सुना है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट का जो फिनोमिना है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प करता है। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो जो वैल्यूज़ होती है दैट इज वैल्यूज़ ऑफ m डिपेंड्स ऑन L। देखिए m की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, L के ऊपर डिपेंड हो रही है। एंड m की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो m की जो वैल्यूज हो सकती है ये हो सकती है -L से 0 से लेके +L। मतलब क्या, मतलब सपोज करिए कि आपके पास L इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसे केस में m की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2 मीन्स वैल्यूज ऑफ m को अगर हम लोग देखें तो वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस L + 1 है ना, डबल +1 वैल्यू आ रही है। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों ने कहा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है ऑर्बिटल नंबर इन सबशेल, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। एंड अगेन ये आप लोगों को बताता है ऑर्बिटल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग क्या पता करता है ये आप लोगों को, तो कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर सबशेल में ये भी बताता है। एंड कौन से ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है ये भी हम लोगों को बताता है। कैसे बताता है देखते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए फॉर एस सबशेल, अगर हम लोग एस सबशेल की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे केस में M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो S सबशेल है उसके पास कितने ओरिएंटेशंस होंगी, एक च, मतलब S सबशेल अपने आप में ऑर्बिटल है। सो देयरफॉर S सबशेल को हम लोग अब क्या कह सकते हैं, S ऑर्बिटल कह सकते हैं, राइट। अगर आप लोग P सबशेल की बात करते हैं तो इसमें चेंजेस कैसे होंगे, देखिए P सबशेल, फॉर P सबशेल L की वैल्यू क्या होती है 1, तो M की वैल्यू कितनी होंगी 3, कैसे, तो +-1 दो वैल्यू हो गए और ये 0। सर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पहले प्लस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में P सबशेल के कितने ओरिएंटेशंस है, 3 हैं। P सबशेल के ओरिएंटेशन कितने हैं, 3, मतलब ये कि P सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होंगे और वो ऐसे होते हैं Px, Py एंड Pz, x, y, z, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन उसके बाद चलिए फॉर D सबशेल, D सबशेल के लिए ढूंढते हैं, तो D सबशेल के लिए L इज इक्वल टू 2 होता है, तो M इज इक्वल टू क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, टोटल कितने वैल्यूज आ गई 5। मतलब सर D सबशेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड होगा 5। हाँ
ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग एफ सबशेल की बात करते हैं तो एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3, तो एम की क्या वैल्यू होगी देखिए तो ±3, ±2, ±1 एंड 0। मतलब जो एफ सबशेल है वो कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड है 7। एफ सबशेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड हो जाएगा 7 ऑर्बिटल में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को किससे मिल जाती है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल जाती है। अब L एंड M इन दो क्वांटम नंबर्स के बीच के रिलेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते एक छोटा सा टेबल मैंने बना के रखा है जिसके कॉलम्स की हेडिंग दी है। टेबल हम कंप्लीट करेंगे। मैंने हेडिंग क्या दे के रखी है, वैल्यूज ऑफ L एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ M। नाउ वैल्यूज ऑफ L हमें पता है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। अगर ऐसा है तो आप लोग सबशेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अगर 0 है, L की वैल्यू 0 है तो सबशेल क्या होता है S, L की वैल्यू 1 है तो सबशेल क्या होता है P। नाउ L की वैल्यू 2 है तो ऐसे केस में सबशेल कौन सा होता है D। अगर L की वैल्यू 3 है तो सबशेल कौन सा हो जाएगा F हो जाएगा। नाउ M की वैल्यूज को अगर देखें तो M की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, -L से 0 पे जाता है और फिर +L। जब L इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में आप ±0 नहीं रख सकते। ऐसे केस में एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब ये कि टोटल वैल्यूज ऑफ द M कितना है 1। टोटल वैल्यूज ऑफ द M ये कितना है, एक ही वैल्यू है एंड एक ही वैल्यू है तो वो सबशेल कौन सा हो जाता है S सबशेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं S ऑर्बिटल कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करके बताता हूँ। अगर L की वैल्यू 1 है तो सबशेल क्या हो गया P। ऐसे केस में M की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। हाँ तो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई 3। ये तो हम लोगों ने पता किया कि सर P सबशेल कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होगा 3। देन उसके बाद L इज इक्वल टू 2 है तो सबशेल कौन सा हो गया D। तो इसके लिए वैल्यूज क्या आ जाएगी, तो सर +2, +1, 0, -1, -2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए 5। ये हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले, राइट। ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ऑर्बिटल की कैपेसिटी के हिसाब से। नाउ अगर हम लोग वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो सबशेल कौन सा हो जाता है F हो जाता है। ऐसे केस में वैल्यूज देखिए क्या हो जाएगी, +-3 हो जाएगी, +-2 हो जाएगा, +-1 हो जाएगा एंड 0। तो टोटल कितने ओरिएंटेशन है 7। नाउ यहाँ पर देखिए वो कॉलम आप लोग फिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, एक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2। हाँ S की कैपेसिटी मैक्सिमम कितने आई थी 2 आई थी। P के केस में देखो एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 3 है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है 3 है सर, मतलब P की टोटल कैपेसिटी 6 हो जाएगी। D के केस में देखिए यहाँ पर M की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई सर, 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देन उसके बाद F में कितने ऑर्बिटल है 7, एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 का, तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने चले जाएंगे 14 चले जाएंगे। ये हो गया तीसरा क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब चौथे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट S से करते हैं और MS से भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा। और ये बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है। स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आप लोग स्पिन की बात करें, चलो क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में गेंद कितने तरीके से स्पिन हो सकती है, सिर्फ 2, ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन। सर गुगली भी तो होता है, तो वो स्पिन का टाइप नहीं है, ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन।
अगर हम लोग रोटेशन की बात करें तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे अराउंड द सन हमारी अर्थ चक्कर काटती है। हाँ, लेकिन वहाँ एक और कंसेप्ट होता है सर, अर्थ जब अराउंड द एक्सिस ऑफ द सन घूमती है तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी घूमती है। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन का भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहता है तो वो अपने ओन एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, जिसके कारण आप लोगों को दो टाइप के स्पिन मिलते हैं, जिससे हम लोग प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दोनों में ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्पिन की कैपेसिटी कितनी है, दो ही। एक मतलब कितने पोर्शन में घूम सकता है, हाफ। जैसे हाफ को क्रॉस कर जाएगा उसका स्पिन चेंज होगा। तो ये जो प्लस हाफ वाली वैल्यू है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम लोग अपवर्ड एरो से दें, एंड माइनस हाफ इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा, और इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं हम लोग, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने हेडिंग देके रखी है वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर L एंड M फॉर n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 4 शेल्स। मीन्स पहले 4 जो शेल्स है इनके लिए पूरे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को हम लोग समझते हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं ये भी चेक करते हैं। सोचिए, पहला कॉलम मैंने लिखा है प्रिंसिपल शेल। अगर प्रिंसिपल शेल पहला वाला देखे तो कौन सा होता है, K, एंड वैल्यू ऑफ n ये क्या होता है, 1। जब वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 होता है तो वैल्यू ऑफ L क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, एंड वो सबशेल कौन सा हो जाता है, S हो जाता है। नाउ जब वो सबशेल S हो जाता है तो वैल्यू ऑफ M क्या हो जाता है, 0, एंड ऐसे केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, क्योंकि एक ही लेवल है। एंड यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा, ओनली S सबशेल। तो पहली वाली जो शेल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, ये हम लोगों को पता है। सेकेंड वाले शेल में चलते हैं तो वो कौन सा शेल होता है, L। नाउ यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 2, तो फिर L की वैल्यू क्या होगी, सर 0 एंड 1 दो वैल्यू होगी। हाँ, यहाँ पर सबशेल कौन सा होगा, S, और यहाँ पर सबशेल कौन सा होगा, P। तो इसके लिए L की वैल्यू M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, तो सर -1 0 + 1 हो जाती है। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 2 रहेंगे, इसके अंदर कितने रहेंगे, 6। क्यों, 1 2 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। हाँ सर, सेकेंड वाली शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर है। देन थर्ड वाली शेल में चलते हैं, दैट इज M शेल। n की वैल्यू कितनी, 3, तो सर L की वैल्यू जो है वो 3 होगी। हाँ, 0 1 एंड 2 होगी। तो ये कौन सा होगा, S, ये P होगा, ये कौन सा सबशेल होगा, D होगा। यहाँ पर M की वैल्यू देखिए, इसके लिए तो 0 है सर, इसके लिए तो +-1 है एंड 0 है। इसके लिए क्या होगा, तो +-2 होगा, +-1 होगा एंड 0 होगा। नाउ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे सर, यहाँ पर 10 होंगे, क्योंकि टोटल वैल्यूज 5 है, 5 ऑर्बिटल्स है। तो सब का सम करके देखिए तो थर्ड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 18 रहते हैं। देन n के शेल में चलते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 4, तो सर L की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, जिसमें पहली 0 देन 1 देन 2 एंड देन 3 होगी। जब 0 है तो सबशेल कौन सा होता है, S, 1 है तो P सबशेल होता है, 2 है तो D सबशेल होता है, 3 है तो F होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए वैल्यूज ऑफ M, ये कितना है, 0। सर जब L की वैल्यू 1 है तो M इज इक्वल टू -1 0 + 1 होता है। देन L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू -2 -1 0 + 1 + 2 हो जाएगा, राइट। देन L इक्वल टू 3 है तो सर -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 होगा। अब सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, आप लोगों को पता है इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर कितने रहेंगे,
कितने ऑर्बिटल्स हो गए 7, तो टोटल कितना 14, इन सब का सम करके देखिए 32 आता है। सर ये वाली वैल्यूज तो देखिए, हाँ 2 8 18 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ये हम लोग कैसे गवर्न कराते हैं, बाय द रूल ट्वाइस एंड स्क्वायर। तो वहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं। देखिए 32 है फोर्थ वाले शेल में, हाँ, लेकिन उसमें से 2 कहाँ पर है, एस में है, 6 पी में है, 10 डी में है एंड एफ में कितने हैं 14 है। तो इससे रिलेटेड क्वांटम नंबर्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं। कि 2 क्वेश्चन है सर, हाँ, एक मेन क्वेश्चन, इसके अंदर 2 सब क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिसिबल एंड व्हाई। इनमें से ये देखिए चारों की चारों क्वांटम नंबर के वैल्यूज हैं आपके पास, आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अलाउड है और कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को ढूंढ के देना है। तो पहले वाले के बारे में सोचिए, क्या ए वाला अलाउ होगा, तो नहीं, इट इज नॉट परमिसिबल। सर ये तो हमें पता ही नहीं, तुम्हें पता है इसलिए तुमने आंसर दिया, हाँ, क्यों, देखिए जब n इक्वल टू 2 होता है तो L की वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है कि नहीं। जब n इक्वल टू 2 होता है तो L की वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाला परमिसिबल है या नहीं है, तो इट इज़ परमिसिबल। वाई, जब n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है। अब यहाँ पर 1 है, अलाउ है, बराबर ना, 0 होता तब भी अलाउ होता, 1 होता तब भी अलाउ है, 2 होता तब भी अलाउ होता। एंड m इज इक्वल टू 0 है, तो सर m की वैल्यू तो इतनी सारी अवेलेबल है। जब m की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू +1 -1 हो सकता है, देन m की वैल्यू +-2 +-1 एंड 0 इनमें से रह सकता है। और रही बात s की, तो 2 ही हो सकता है, या तो +½ या तो -½ चलो एक और बना के देखिए, सपोज करिए कि n इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 3 है एंड m इक्वल टू 2 है एंड s इक्वल टू +½ है। तो बताइए ये परमिसिबल है या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये परमिसिबल है। कैसे सर, जब n इक्वल टू 4 होगा तो L की वैल्यू भी 4 हो सकती है, कौन कौन सी, तो 0 1 2 3 अलाउड है, हो सकती है। सर अब m की वैल्यू क्या दी है, 2 अलाउड है, क्योंकि ये देखिए इसकी वैल्यू 3 तक जा सकती है, तो इसका मतलब +2 -2 बीच में आएगा। एंड नो डाउट s इज इक्वल टू आइदर +½ और -½ तो आएगा ही आएगा। राइट, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने आएगा, तो पता चलेगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स।